क्रिस सर, आप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो इसके पहले हम लोग ज्योमेट्री के 6 पार्ट जो है पढ़ चुके हैं, 6 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ज्योमेट्री का भाग 7 जो है देखेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता एवं त्रिभुज की समरूपता, यानी कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। हम लोग को पढ़ना है आज कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज सर्वांग समता। कोई त्रिभुज कैसे सर्वांगसम होती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी जो है त्रिभुज समरूपता। तो हम लोग इस ज्योमेट्री पार्ट 7 में पढ़ेंगे। ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट होता है, कंटेंट होता है, तो हर एग्जाम में जो है होता है। तो कंग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल यानी त्रिभुज की सर्वांग समता, और ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज की सर्वांग समता, इसका हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जो है कंसेप्ट को पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद कंडीशन, यही सबसे ज़्यादा पूछता है कि कंडीशन ऑफ कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल एंड कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के कोई त्रिभुज सर्वांगसम है, इसकी क्या शर्त है, क्या कंडीशन है, और कोई त्रिभुज जो है समरूप है, इसकी क्या शर्त है, क्या कंडीशन है। तो आइए हम लोग ये देखते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज की सर्वांग समता। कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम है, इसको कैसे, पहले संकेत क्या है सर्वांग समता की, कैसे दर्शाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रायंगल, यहाँ पर ए बी है और यह सर्वांगसम है एक त्रिभुज पी क्यू आर के। यह जो है ये सर्वांग समता का संकेत है। दो त्रिभुज इस प्रकार दिया हुआ हो तो इसको हम लोग समझेंगे ये जो है सर्वांग समता का संकेत, यानी त्रिभुज जो है तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। लिखते कैसे हैं कि त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसको ऐसे
लिखा जाता है। तो ऐसे जो है लिखा जाता है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या डिफिनीशन है जिसके चलते जो है ये सर्वांगसम कहलाते हैं। तो अगर दो त्रिभुज जो है, अगर मान लीजिए यहां पर त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसका मतलब है इसका जो है संगत का जो ऑर्गन है यानी पार्ट है इस त्रिभुज का, यानी इस त्रिभुज की जो भुजा है, जो संगत भुजा है, जो इसकी ऊंचाई है, संगत का कोण है, ये सब क्या होगा, तो इक्वल होगा। ये सब क्या होगा, तो समान होगा। तब ये त्रिभुज जो है क्या होगा, इसका इसी से हम लोग को पता चलता है कि सर्वांग समता यानी सर्व अंग समान होना चाहिए। सर्व अंग जो है कि समान होनी चाहिए, तब यह सर्वांगसम त्रिभुज कहलाता है। यानी इस त्रिभुज को इस त्रिभुज पर रख देते ये पूरा इसको कवर कर लेगा, ढक लेगा एकदम जो है। इसके बाद इसको जो है या इसको जो है इस पर रख दिया जाए, या इसको जो है इस त्रिभुज को इस पर रख दिया जाए, या इस त्रिभुज को इस पर रख दिया जाए, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को जो है ढक लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, तो सर्वांगसम है। यानी इसका प्रत्येक जो है भुजा इसकी संगत भुजा के बराबर होगा, इसका प्रत्येक कोण जो है इसके संगत के कोण के बराबर होंगे। यानी क्या होगा, तो भुजा ए बी है वह पी क्यू के बराबर होगा। तो ए बी है इक्वल हो जाएगा किसके, तो पी। के बाद जो बीसी है, जो भुजा बीसी है वह इक्वल हो जाएगा क्यू आर के। ये क्यू आर जो है के इक्वल हो जाए। उसके बाद जो भुजा हमारा एसी है वह पी आर के, यानी जो भुजा एसी है, एसी जो है वह पी आर के बराबर हो जाएगा। एसी जो है वह पी आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, के बाद अगर इसकी ऊंचाई को हम लोग H1 कहें और इसकी ऊंचाई को हम लोग H2 कहें, H1 जो है H1 इक्वल हो जाएगा H2, H1 इक्वल हो जाएगा H2 के। उसके बाद से प्रत्येक संगत कोण जो है, ये एंगल जो है, ये एंगल जो है हमारा, ये हमारा जो एंगल है ये इसके संगत का एंगल इक्वल हो जाएगा। ये जो एंगल है के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक अंग जो है, प्रत्येक ऑर्गन जो है, प्रत्येक पार्ट जो है इन दोनों त्रिभुज का, यानी इस त्रिभुज का जो भाग है ठीक उसका संगत जो इसकी जो भुजा है इसके ठीक संगत की जो भुजा है इसके इक्वल है। इसकी ऊंचाई जो है इसके ऊंचाई के इक्वल है। एंगल जो है और इसके संगत का जो एंगल है वो भी क्या होता है, तो इक्वल होता है। तो ये क्या हो गया, तो ये डिफिनीशन कहिए या इंट्रोडक्शन कहिए या तो जो है कॉन्सेप्ट कहिए इसका कंग्रुएंसी का, ये है सर्वांग समता का यानी कंग्रुएंसी का। उसके बाद इसका कंडीशन आता है, उसके बाद कंडीशन आता है कि कंडीशन ऑफ कंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल क्या है। कंडीशन ऑफ कंग्रुएंसी यानी सर्वांग समता की शर्त, कंडीशन ऑफ कंग्रुएंसी। अभी इसकी बात जो है हम लोग इसकी बात बाद में करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसकी बात जो है बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, कंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। तो कंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में इंट्रोडक्शन ऑफ कंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, कंसेप्ट ऑफ कंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज के सर्वांगसम होने की क्या जो है अवधारणा है, क्या कंसेप्ट है, क्या डिफिनीशन है, हम लोग जान गए कि इसका प्रत्येक अंग जो है संगत के इसके जो है अंग के बराबर होगा। ठीक है,
उसके बाद ये शर्त क्या है, तो इसके 3 शर्त होते हैं। कंडीशन कंडीशन ऑफ कंग्रुएंसी, कंडीशन ऑफ कंग्रुएंसी। पहला क्या होता है तो ये जो है कोण, कोण और ये भुजा, कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा। दूसरा क्या होता है कि दूसरा क्या होता है, भुजा, कोण और भुजा। ठीक है, भुजा, कोण और भुजा। तीसरा क्या है कि भुजा भुजा भुजा, यानी तीनों भुजा जो है इक्वल हो तब यह सर्वांगसम होगा। यानी कहने का मतलब है किसी दो त्रिभुज के, मान लिया जाए यहां पर ये हमारा दो त्रिभुज है, ये ए, ये बी, ये सी। ये दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अब ये कहता है इसके शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, तो इस पहला क्या कहता है कि कोण कोण भुजा, यानी दो कोण, यानी जैसे यहां पर मान लीजिए कि दो कोई त्रिभुज है, एक एबीसी है, एक पी क्यू आर है, ये सर्वांगसम है। तो इसका कंडीशन क्या है, कब सर्वांगसम कहलाएगा, तो मान लीजिए यहां पर एक कोण ए ले लीजिए, बी, ये कोण क्यू ले लीजिए, दूसरा यहां पर कोण सी ले लीजिए, यहां पर कोण तो है आर ले लीजिए। ठीक है, यानी दो कोण क्या होना चाहिए, दो कोण, और इन दोनों कोणों के जो भुजा है, जिस बेस पर जिस पर ये कोण बना है, ये भुजा तो है, ये हमारा जो भुजा है, ये भुजा और ये भुजा, क्योंकि ये दोनों कोण जो है देखेंगे, ये कोण और ये कोण दोनों एक ही भुजा पर बना है। फिर से ये कोण और ये कोण दोनों एक ही भुजा पर बना है, यानी दो कोण, यानी कोण बी हमारा इक्वल होना चाहिए, कोण बी इक्वल होना चाहिए यहाँ कोण क्यू के। दूसरा कोण सी इक्वल होना चाहिए आर के। और उसके बाद ये भुजा जो हमारा, ये बीसी जो भुजा है, ये भुजा बीसी जो है इक्वल होना चाहिए क्यू आर के। ठीक है तो ये पहला कंडीशन पूरा होता है कि किसी भी त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा, किसी भी त्रिभुज के दो कोण और वह कोण बनाने वाली जो भुजा, जिस बेस पर वह कोण बनता है, वह भुजा इक्वल है तो वह जो है त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, यानी ये याद करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एग्जाम में पूछता है कि कोण कोण भुजा, यानी दो कोण और एक भुजा इक्वल होना चाहिए, तब यह कोई भी त्रिभुज जो है, इस तरह का कोई भी दो त्रिभुज जो है क्या हो जाएगा, तो सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कंडीशन कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा यानी यहां पर समझिएगा, अगर मान लीजिए इसको समझने के लिए यहां पर 2 नंबर का ये समझने के लिए, ये एक भुजा कोण भुजा, हम लोग देखेंगे क्या कि कोई भी त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी, यहाँ कोई त्रिभुज ले लेंगे हम लोग पी क्यू आर, और क्या करेंगे, कह रहा है कि भुजा कोण भुजा, यानी मान लीजिए इसकी भुजा ये है, इसकी ठीक भुजा ये हम लेंगे। ठीक है, संगत की भुजा। उसके बाद इसकी भुजा हम ये लेते हैं, तो उसके ठीक संगत की भुजा हम लोग ये लेंगे, और इन दोनों भुजाओं के बीच का हमारा जो एंगल है, ये एंगल जो है और ये एंगल यही क्या होना चाहिए, अगर इक्वल है, यानी दो भुजा इक्वल है और दोनों भुजाओं से बनने वाला, दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है, ये कोण, यानी ये दो भुजा, दो संगत भुजा इक्वल होनी चाहिए,
और इनके बीच का कोण और इन दोनों संगत भुजाओं के बीच का कोण जो है ये इक्वल हो, तो ये हमारा कंडीशन पूरा होता है। इस तरह का हो तो भी क्या है, तो त्रिभुज जो है सर्वांगसम होंगे। उसके बाद क्या कहता है कि तीनों भुजाएं अगर बराबर हो तो त्रिभुज क्या होंगे, तो सर्वांगसम। ठीक है, यानी तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए। ये पी क्यू आर, ये ए बी, ये सी है, मान लीजिए। तो तीनों भुजा यानी ये भुजा जो है इसके बराबर, ये भुजा जो है इसके बराबर, और ये भुजा जो है इसके बराबर हो, यानी तीनों भुजा जो है एक दूसरे के बराबर हो, संगत तीनों भुजाएं जो है एक दूसरे के बराबर हो दोनों त्रिभुज का, तो ये भी क्या होंगे, तो त्रिभुज जो है सर्वांगसम होंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेन बात है, मेन फोकस यहाँ पर देना होता है, ध्यान देना होता है कि कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा, यानी दो कोण और दोनों कोण जिस भुजा पर बनता है वह एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के अगर बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम है। दो भुजा और उनके बीच का कोण, दो भुजा और उनके बीच का कोण जो है दोनों त्रिभुज के बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। उसके बाद अगर तीनों भुजा जो है किसी त्रिभुज के, किसी दो त्रिभुज के तीनों भुजा जो है, तीनों संगत भुजा एक दूसरे के बराबर हो तो ये त्रिभुज भी, ये कंडीशन भी सर्वांगसमता को सेटिस्फाइड करता है, संतुष्ट करता है। के बाद हम लोग पढ़ेंगे अब सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज की समरूपता। ये समरूपता शब्द से ही पता चल जाता है कि ये जो है रूप में समान होना चाहिए। रूप में क्या होना चाहिए, समान, अंग में समान नहीं, रूप में समान। ठीक है, रूप में समान होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, का जो है अवधारणा क्या है, त्रिभुज के समरूपता की अवधारणा क्या है कि कोई दो त्रिभुज यहाँ ए बी सी, यहाँ जो है पी क्यू आर, यहाँ कोई त्रिभुज समरूप है। समरूपता का संकेत जो है यह हमारा जो है समरूपता का संकेत है, ये हमारा जो है समरूपता का संकेत है। यानी कोई भी दो त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत जो पार्ट है, ऑर्गन्स है, वह समान अनुपात में होते हैं। इनके जो संगत पार्ट्स है ये क्या है, तो समान अनुपात में होता है। उसमें क्या होता है समरूप सर्वांग समता में कि बराबर होता है। यहाँ इनके संगत पार्ट है, यानी कहने का मतलब क्या है, ये भुजा और ये भुजा, फिर से ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, ये भुजाओं का जो अनुपात है वह क्या होंगे, तो समान होंगे। यानी ए बी बाई पी क्यू, ठीक है, बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर ए सी बाई आर। ठीक है, के बाद जो है इसके ऊंचाई जो है भी क्या होंगे, तो समान अनुपात में होंगे। यानी इनके सभी अंग जो है क्या होंगे, तो समान अनुपात में होंगे। यानी इनके अंगों का जो संगत अंग है, संगत भुजा है, संगत कोण है, ये क्या है, तो ये समान अनुपात में होंगे। ठीक है, ये इक्वल नहीं होंगे, इनका रेशियोज क्या होगा, इनका अनुपात क्या होगा, वह समान होगा। अब उसके बाद क्या है, तो इसका कंडीशन क्या है, इसका शर्त क्या है, तो सर्वांग समता का, तो सॉरी समरूपता, समरूपता की
शर्त, त्रिभुज के समरूपता की शर्त क्या है? तो पहला शर्त क्या है? तो हमारा यहां पर ये कोण कोण कोण, ठीक है, यानी किसी त्रिभुज के तीनों, की दो त्रिभुज के तीनों संगत कोण जो है क्या होना चाहिए? तो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। के बाद दूसरा शर्त क्या है कि दो कोई कोण जो है, कोई दो कोण इक्वल होना चाहिए, कोई दो कोण इक्वल होना चाहिए, तो वह त्रिभुज समरूप हो जाएगा। उसके बाद तीसरा कंडीशन ये है कि अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम है तो समरूप तो निश्चित होगा, समरूप तो निश्चित ही होगा। सर्वांग सम है तो समरूप तो निश्चित ही हो गया, यानी सर्वांग सम त्रिभुज जो है वह समरूप होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज जो है वह क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, इस तरह का कंडीशन ये कहता है कि किसी त्रिभुज के, इन्हीं दो त्रिभुज के तीनों कोण, तीनों संगत कोण, यानी यहां पर अगर हम लोग देखें, यानी कोण ए, कोण जो कोण पी है, कोण ए इक्वल टू पी, कोण बी, यहां पर कोण बी इक्वल टू कोण क्यू, के बाद यहां पर कोण सी इक्वल टू कोण आर। ये अगर इस तरह है तो त्रिभुज क्या है? तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, यानी तीनों का तीनों संगत कोण अगर इक्वल है, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लिया जाए यहां पर कि ये यहां पर जो है, यहां पर ये आपका कोण मान लीजिए कि 40 डिग्री है, ठीक है, और यहां पर ये कोण जो है 30 डिग्री है, ठीक है, या यहाँ पर ये 60 है, तो ये कितना हो गया? 60 40 100, ये मान लीजिए, तब हमारा कितना हो गया? तो ये 80 डिग्री हो गया। ये एबीसी है। ठीक उसी प्रकार पी क्यू आर जो होगा, तो ये भी अगर 40 है, ये भी अगर 60 है, ये भी अगर 80 है, इस त्रिभुज के भी संगत जो हमारे कोण होते हैं, ये संगत जो हमारे कोण है, ये संगत जो हमारे कोण है, वह अगर इक्वल हो रहे हैं तो त्रिभुज क्या है? त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद दो कोण भी अगर है, ये तो तीन कोण है तो हो ही जाएगा। अगर उसके बाद ये तो 100% होगा। अगर दो कोण कोई है, मान लीजिए यही दो कोण है, ये कोण अगर इसका जो है इक्वल है, तो 100% है कि तीसरा कोण भी होगा, तीसरा कोण भी इक्वल होगा, क्योंकि तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 होता है। तो इन दोनों का योग और फिर इन दोनों का योग अगर इक्वल है तो निश्चित है कि इनका योग भी, इनका अगर योग इसमें जोड़ा जाएगा तो 180 होगा, तो इनका भी योग इसमें जोड़ा जाएगा तो 180 होगा, यानी ये भी है क्या होगा? तो इक्वल हो जाएगा। यानी अगर किसी त्रिभुज के दो ही कोण आपको अगर चेक कर लिए कि दो ही कोण इक्वल हो रहा है, दो संगत, किसी दो त्रिभुज के दो संगत जो है, किसी दो त्रिभुज के दो संगत कोण ही इक्वल है, तो भी क्या है? तो ये समरूप है, यानी सिमिलर जो है ट्राइंगल है। इसके बाद से क्या होता है कि कोई भी समरूप त्रिभुज 100% क्या हो, कोई भी सर्वांगसम त्रिभुज 100% जो है ये समरूप त्रिभुज होता है, क्योंकि इसका जब सर्व अंग समान है तो ये हमारा ये कंडीशन पूरा हो जाएगा, ये कंडीशन पूरा हो जाएगा। तो ये क्या होगा? यानी कोई त्रिभुज जो है सर्वांगसम है तो समरूप हो गया, समरूप है तो सर्वांगसम होगा, इसकी जो है ये गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, हम लोग यहां पर देख लिए, यानी किसी त्रिभुज की
समरूप होने के लिए तीन ही शर्त है मुख्य रूप से कि उस त्रिभुज, किन्हीं दो त्रिभुज के ये जो संगत का कोण है वह तीनों का तीनों इक्वल होना चाहिए। तो ये दो ही कोण जो है इक्वल होना चाहिए, या त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो समरूप तो 100% हो। तो ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है कंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर होता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।